नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा संपन्न। यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे से बातचीत की जरूरत पर दिया जोर। कहा, भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मुलाकात। रक्षा उद्योग गोलमेज सम्मेलन के दौरान अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ की सार्थक बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज रायपुर में अनेक कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशकों के साथ करेंगे अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास संबंधी बैठक को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। भाजपा शासित राज्यों के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रदेशों में मीडिया के जरिए करेंगे कांग्रेस पर सियासी हमला। क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं, फैंस के नाम भावुक संदेश जारी कर शिखर धवन ने लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर दी अपने फैसले को इस बात की जानकारी। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना। त्रिपुरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना का बचाव कार्य लगातार जारी। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता रेप और मर्डर मामले को लेकर। इस मामले को लेकर सीबीआई सच का पता लगाने के लिए जुटी हुई है। इस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई आज संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। सियालदह कोर्ट के सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी मिल चुकी है। सीबीआई इस मामले में संदीप घोष के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराएगी। इससे पहले अगर देखा जाए, सीबीआई संदीप घोष से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। वहीं इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति सीबीआई को पहले ही मिल चुकी है। सीबीआई संजय रॉय समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट आज करा सकती है। आरोपी संजय रॉय को पहले ही 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोलकाता में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। राज्य में रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स का काम बंद है और निकट भविष्य में भी कोई सफलता मिलने की इसमें उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि जांच में कोई प्रगति नहीं दिख रही है। वहीं आरजीकर अस्पताल मामले के खिलाफ रविंद्र सरोवर में सुबह सैर करने वाले लोगों ने विरोध मार्च निकाला। वहीं पश्चिम बंगाल में अभी डॉक्टर्स की हड़ताल भी जारी है। लोगों का गुस्सा अभी भी बरकरार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अमेरिका के पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की और उन्हें गहरा करने पर जोर दिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने क्वाड पहल, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को क्रियान्वित करने में हुई प्रगति की सराहना की। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में भागीदारों के लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री ने यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मुलाकात की। ये जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की है।
उन्होंने लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान हमने आपसी हित के प्रमुख रणनीतिक मामलों पर भी अपने अपने दृष्टिकोण साझा किए। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्रणी अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ सार्थक बातचीत की होने की जानकारी दी। अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी मंच द्वारा आयोजित रक्षा उद्योग गोलमेज सम्मेलन के दौरान ये वार्ता हुई है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में भारतीय भागीदारों के साथ काम करने के लिए अग्रणी अमेरिकी रक्षा कंपनियां आमंत्रित की गई हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय और अमेरिकी कंपनियां मिलकर दुनिया के लिए सह विकास और सह उत्पादन करेंगी। वहीं अमेरिका के रक्षा विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने विदेशी रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भारत सरकार को एंटी सबमरीन हथियार, सोनबॉय और उससे संबंधित उपकरणों की बिक्री की जा सकेगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दोनों अमेरिका के दौरे पर ही हैं। राजनाथ सिंह के अमेरिकी दौरे के बीच दोनों देशों के बीच एक अहम रक्षा सौदा हुआ है। इस सौदे के तहत अमेरिका भारत को एंटी सबमरीन सोनबॉय देगा। यह सौदा $5 करोड़ से ज़्यादा का है। इस सौदे से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। सौदे के तहत भारत को आपको बता दें AN/SSQ 53G एंटी सबमरीन सोनोबॉय और इसके साथ ही AN/SSQ 62F एंटी सबमरीन सोनोबॉय और इसके साथ ही AN/SSQ 36 सोनोबॉय मिलेंगे। इस सौदे की कुल कीमत $5.2 करोड़ होगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में नेविगेशन और क्षेत्रीय सुरक्षा को कायम रखने में भारतीय नौसेना की भूमिका की भी जमकर तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे के लिए रायपुर पहुंच गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम का दौरा करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इन बैठकों के बाद वो छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास संबंधी बैठक करेंगे। इनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री आज एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। और अमित शाह के दौरे पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा रायपुर से। अंकित, जानना चाहेंगे आपसे आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए। गृह मंत्री कल देर रात रायपुर पहुंचे थे, आज पहले आश्रम के दौरे की बात कही जा रही है, वो किस समय है? और उसके साथ साथ जो पुलिस महानिदेशकों के साथ जो बैठक है, क्या कुछ खास इसमें रहेगा? बिल्कुल, आज अगर बात करें तो आज अमित शाह यहाँ पर अलग अलग बैठकों में शामिल होंगे। खासकर 2 बड़ी बैठक यहाँ पर रखी गई है। बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है रायपुर से करीब 10:30 बजे के बीच यहाँ पर जो है वल्लभाचार्य आश्रम चंपारण पहुँचेंगे, जो कि रायपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वल्लभाचार्य आश्रम के वल्लभाचार्य मंदिर की बात करें चंपारण स्थित, तो ये जो है वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली है चंपारण, और यहाँ पर एक बड़ा जो मंदिर परिसर है वहाँ बनाया गया है और इसी का दौरा और मंदिर का दर्शन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो 11:30 बजे स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री लेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत तमाम आसपास के राज्यों के जो निदेशक हैं वो रहेंगे। इसके अलावा बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। तो इनमें तमाम तरह की चर्चा करी जाएगी। नक्सल गतिविधियों, जो नक्सल विरोधी गतिविधियां हैं उसको लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी और किस तरह के जो काम है चल रहे हैं, किस तरह की स्थिति है, वहाँ के हालातों का कहीं ना कहीं जायजा यहाँ पर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी जो बैठक है वो उग्रवाद और वामपंथी प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सुरक्षा और विकास संबंधी तमाम विषयों को लेकर ली जाएगी। यहाँ पर भी इस तमाम बातचीत की जाएगी। ये छत्तीसगढ़ के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो की जा रही है। अब तक अगर बात करें तो पिछले 6 से 7 माह के भीतर 150 से अधिक नक्सलियों को जो है मार गिराया गया है। इसके अलावा 1200 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण यहाँ पर किया है। तो ऐसे ही कई सारे मामले हैं जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी जुटाई जाएगी, तमाम बातचीत की जाएगी और कहीं ना कहीं आगे की जो रणनीति है वो भी यहाँ पर तैयार की जाएगी। क्योंकि अगर बात करें तो छत्तीसगढ़
सहित आसपास के जो इलाके हैं, चाहे बात करें झारखंड, उड़ीसा, इनमें भी कई सारे जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वो शामिल हैं। वहां के भी तमाम बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में इनसे निपटने के लिए किस तरह की रूपरेखा बनाई जाएगी, आगे क्या कुछ प्लानिंग रहेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर यहां पर बातचीत कहीं ना कहीं की जा सकती है। और दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक में छत्तीसगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था और जो वामपंथी क्षेत्र हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या स्थिति है, वहां पर विकास के क्या मायने हैं, क्या आगे कुछ वहां पे हालात रहेंगे, इसको लेकर भी तमाम बातचीत की जाएगी। क्योंकि जी बिल्कुल अंकित, लेकिन जहां तक बात की जाए नक्सलवाद को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, एक बड़ी समस्या ये रही है और लगातार अमित शाह जो हैं इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद रहित लगातार बना के रहेंगे, पूरी तरीके से इसकी जड़ों को ख़त्म करके रहेंगे। लेकिन आज इस संदर्भ में अगर देखा जाए, क्योंकि एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ जो मानसून मिशन है वो भी चल रहा है, किस तरीके से इसको जड़ से खत्म करने की जो कवायद है, क्या इस बैठक के बाद और तेज़ होती नजर आएगी? बिल्कुल, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है। चाहे बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों की या फिर भाषण की, जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ से 3 साल के भीतर नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। कहीं ना कहीं उस दिशा में लगातार काम भी हो रहे हैं। लगातार सरकार के, जो राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की जो योजना है उसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर जो टीम है वो पहुँच रही है और उनके मान में घुसकर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई कर रही है। और कहीं ना कहीं आज जो बैठक ली जा रही है उसमें भी ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो रणनीति है वो और भी कहीं ना कहीं सामने आएगी और बड़ी रणनीति के साथ बड़ी कार्रवाइयां की जाएगी। क्योंकि पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की थी छत्तीसगढ़ से जो है यहाँ नक्सलवाद खत्म करने की, और उसकी दिशा में काम भी किया जा रहा है। तो अभी तक जो काम हुए हैं उसकी तो जानकारी लेंगे ही, लेकिन आगे की रणनीति भी यहाँ पर तय की जाएगी। जाहिर तौर पर आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी और उम्मीद यही कि एक सार्थक चर्चा इस दौरान देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो गृह मंत्री जो हैं छत्तीसगढ़ में हैं, उसकी जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता, किस तरीके से आज उनके अलग अलग जो बैठकें हैं वो आयोजित की जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिला लिया है। सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने के आरोप के साथ भाजपा इस गठबंधन को लेकर लगातार हमलावर है। गठबंधन के विरोध में बीजेपी आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध दर्ज कराएगी। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता अपने अपने प्रदेशों से मीडिया के जरिए कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी से 10 सवाल पूछकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो हमलावर है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो गठबंधन है वो अब यहाँ नजर आ रहा है। और इस मामले पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजेश राज फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अगर देखा जाए तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जिस वजह से पहले भी हमने यही स्थिति देखी थी गठबंधन को लेकर। और जब जब चुनाव आते हैं तब इस तरह के गठबंधन होते हैं और उसी को लेकर लगातार जो अब बीजेपी है वो निशाना साधती हुई नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक हम कह सकते हैं कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बहुत ही लोकप्रिय नारा था कि एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान जी। और 2 निशान की जो बात थी उसको वो खारिज करते थे और एक झंडे की भी वकालत किया करते थे, जो संभव हो पाया है 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद। शायद यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 10 सवाल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से जब पूछा, और कल स्मृति ईरानी जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है उन्होंने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब ये सवाल पूछे तो माहौल पूरा गर्मा गया कि कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाकर क्या कश्मीर को फिर आतंकवाद और हिंसा की राह पर लाना चाहती है। यही सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कांग्रेस से कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाकर क्या चाहते हैं कि पत्थरबाजों को फिर से नौकरी देने की हिमायत करें? क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर जो है फिर हिंसा की आग में चले आए? पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बात जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूछा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के साथ व्यापार करने की बात कर रही है तो कांग्रेस अपने को इसके साथ एसोसिएट कर रही है। इस तरह के कई
महत्वपूर्ण सवाल है मुकुल, जिन सवालों के जरिए भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर बेहद जी आक्रामक है और इसे चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर करेगी। बिल्कुल। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कश्मीर में जी संघर्ष किया है, इसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर, बिल्कुल राजेश, ना सिर्फ संघर्ष, नहीं क्योंकि जाता है। जी जो बीजेपी सवाल कर रही है उन सवालों से तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पल्ला झाड़ती नजर आएगी, बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की घाटी की, जो वहाँ लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनका भरोसा बढ़ा है सरकार पर, विश्वास उनका बढ़ा है और वो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से जो चुनाव हैं, आगामी विधानसभा चुनाव हैं, संपन्न हो। और जाहिर तौर पर जो जनता है वो माना जाता है सब जानती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस को सबक लेना चाहिए था। देखिए निश्चित तौर पर, और आपने देखा कि लोकल बॉडीज के चुनाव में जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर फैसले जो भी आए हो, लेकिन मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। और एक जमाना था जब पत्थरबाजों को पैसे दिए जाते थे पत्थर फिटवाने के लिए, वह सिलसिला कहीं ना कहीं बिल्कुल फौरी तौर पर बंद कर दिया गया और पत्थरबाज जो है वो पूरे कश्मीर से कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, वो बिल्कुल नदारद। तो भारतीय जनता पार्टी हर हाल में यह चाहती है कि कश्मीर की जो गाड़ी पटरी पर दौड़ पड़ी है उसे पटरी पर ही रखा जाए, उसे पटरी न किया जाए। और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हर हाल में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो नई दोस्ती की इबारत लिखी जा रही है उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये साफ मकसद है और केंद्र सरकार का भी कि कश्मीर में जो अमन चैन लौट आया है वह अमन चैन दोबारा से फिर जाना नहीं चाहिए। और इसके लिए जो भी मशक्कत करनी पड़े उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कमर कसकर तैयार हो रही है। जी बिल्कुल, उसी की तैयारी जो है नजर आती है। जो फिजा बदली है वो बरकरार रहे, उसमें आतंकवाद का जो जहर है दोबारा से ना खुले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है वो हमलावर नजर आ रही है कांग्रेस पर। अब आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है और हम इसका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कहा कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया हूं और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया हूं। यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष हो या फिर वैश्विक घटनाएं, इन सभी को लेकर भारत तटस्थ की भूमिका में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान यह स्पष्ट किया कि भारत शांति का पक्षधर है और वो ये भी मानता है कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं हो सकता। डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया ही जाना चाहिए। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। द्विपक्षीय मुलाकात से पहले कीव में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में से एक महात्मा गांधी ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया था। वो रास्ता था अहिंसा का। और आज जब दुनिया में क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ रहे हैं तो भारत की विरासत दुनिया को एक बार फिर राह दिखा रही है। शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं और वो भारत का कमिटमेंट है और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मैं मिला था तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। यूक्रेन रूस युद्ध में कई बच्चों ने असमय अपनी जान गंवा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कीव में बने इस स्मारक पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी प्रधानमंत्री के साथ रहे। भारत ने यूक्रेन को पोर्टेबल हॉस्पिटल भेंट किए। आपात स्थिति में इन्हें आसानी से कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। ये प्राथमिक चिकित्सा से लेकर सर्जरी तक की सुविधाओं से लैस हैं। यूक्रेन में पहली बार किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आभार जताया। And this visit happens right on the eve of our Independence Day, and I am grateful to distinguished the Prime Minister for he started his visit with paying tribute to the deceased Ukrainian children whose lives were taken by the actions of Russian army, and I am grateful to Mr. Prime Minister for paying this tribute. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा में युद्ध का रास्ता छोड़कर संवाद अपनाने की अपील की। वहीं उन्होंने शांति बहाली की ओर हर एक योगदान निभाने की भी बात कही। कीव से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको बताते हैं कि भारत द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे छोटा और पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब आखिर है क्या और इसकी विशेषता क्या है। क्या आपने सोचा है कि 72 खानों की माचिस की डिबिया जैसे दिखने वाले इस क्यूब से पूरा अस्पताल बन सकता है? जी हां, यह है भारत द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे छोटा और पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल, जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना है। आरोग्य मैत्री क्यूब नाम का ये एक ऐसा अस्पताल है जो 36 चौकोर खानों में बंद है। ये इतना छोटा है कि इसे कहीं भी एयरलिफ्ट करके ले जाया जा सकता है। यहाँ तक कि इसे साइकिल के अलावा इंसान और ड्रोन भी आपदा वाले स्थान तक ले जा सकते हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में इसे घटनास्थल पर ही 10 से 50 मिनट के भीतर अस्पताल के रूप में तैयार किया जा सकता है। इस पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल में आईसीयू, ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, बेड्स, दवाएं और खाने का सामान भी मौजूद है। इस अस्पताल के जरिए 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है और 100 मरीजों को 48 घंटे तक बेड्स पर रखा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम जानें बचाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा मोटिव है एवरी लाइफ मैटर्स। हर एक जान बहुत कीमती है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जानें शुरू के 1 घंटे में चली जाती हैं, जिसे हम गोल्डन आवर बोलते हैं। होता क्या है कि अगर कुछ भी हुआ है, वॉर सिचुएशन है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, फ्लड है, अर्थक्वेक है, कोई रेलवे एक्सीडेंट हुआ है, कोई नॉर्मल रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, तो राइट टाइम पे पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमने क्या किया है कि हम हॉस्पिटल को ही पेशेंट तक पहुंचा दें। खास बात यह है कि इस अस्पताल को पूरी तरह से सोलर एनर्जी और बैटरी की मदद से चलाया जा सकता है। टेस्ट करने की लैब, वेंटिलेटर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन जैसे उपकरण से लैस इस अस्पताल में वो सब कुछ है जो किसी आधुनिक अस्पताल में होने चाहिए। फिर चाहे फ्रैक्चर, हेड इंजरी, ब्लीडिंग या सांस की समस्या हो या एंटीबायोटिक और पेन किलर दवाओं की जरूरत, इस अस्पताल में सब कुछ मौजूद है। ये एयरक्राफ्ट में अंदर डाल के भी कैरी हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर से विंच किए जा सकते हैं। इंडिविजुअल मिनी क्यूब्स
को इंसान कैरी कर सकता है अपने कंधे पे डाल के, ड्रोन से कैरी किए जा सकते हैं, हम ट्रॉली प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें लेके भी घसीट के जा सकते हैं। ये हमने यूज़र फ्रेंडली बनाया है। ये नंबरिंग इसीलिए है, और आप देखेंगे स्टिकरिंग भी करी गई है। स्टिकर्स पे इम्पॉर्टेंटली नाम लिखा है, नंबर लिखा है, नंबर ऑफ आइटम्स की क्वांटिटी क्या है और क्या किट है उसके अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बन जाता है। पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल के हर बॉक्स पर एक QR कोड है, जिसे स्कैन करते ही ये पता किया जा सकता है कि किस बॉक्स में किस बीमारी की दवाएं हैं और उनकी एक्सपायरी डेट क्या है। इसके अलावा इन पर RFID टैग भी है, जो बिना इंटरनेट काम कर सकता है। किस क्यूब में क्या बंद है ये ऊपर लिखा तो है, लेकिन अगर जानकारी पढ़ी ना जा सके तो RFID से स्कैन करके भी 1 मिनट में पता किया जा सकता है। यह अस्पताल ऐसे डिजाइन किया गया है कि कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ भी इसे तैयार कर सकता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से अस्पताल को तैयार किया है। 2.5 करोड़ रुपए की लागत वाले अस्पताल को महज साल भर के भीतर ही तैयार किया गया है। आरोग्य मैत्री के तहत भारत ने अपने 2 पड़ोसियों श्रीलंका और म्यांमार को ये अस्पताल गिफ्ट भी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब बात करते हैं नेपाल में हुए बस हादसे की। दरअसल कल नेपाल के तानाहुन जिले में बस हादसे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। सीएम ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। शुक्रवार को हुए इस हादसे में पोखरा से काठमांडू जा रहे भारतीय टूरिस्ट बस नदी में गिर गई थी, जिसके बाद हादसे में महाराष्ट्र के 27 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 16 लोगों का इलाज काठमांडू के एक अस्पताल में चल रहा है। वहीं अभी एक व्यक्ति लापता भी है, जिसे रेस्क्यू टीम द्वारा ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार महाराष्ट्र सरकार से भी संपर्क में है। आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे पोस्टमार्टम के बाद भारतीय दल को शव सौंपे जाएंगे। मृतकों के शवों को सड़क मार्ग से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा, जहां से एयरक्राफ्ट से उन्हें महाराष्ट्र भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल में हुए बस दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि नेपाल के तानाहुन जिले में हुए दुखद बस दुर्घटना से दुखी हूं, जिसमें कई भारतीय नागरिकों की जान चली गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि नेपाल के तनहुन जिले में सड़क दुर्घटना के कारण लोगों की मौत से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। तो लगातार इस हादसे को लेकर दुख जताया न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी। और इस घटना से जुड़ी और अधिक जानकारी लेने के लिए आइए रुक कर लेते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जानना चाहेंगे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि करीब 2 बजे के बाद जो भारतीय दल है उसको तमाम जो 27 लोगों के शव हैं सौंपे जाएंगे और उसके बाद गोरखपुर एयरपोर्ट से उन्हें महाराष्ट्र जो है भेजा जाएगा। क्या ताज़ा जानकारी अभी? जी बिल्कुल, इन शवों के पोस्टमार्टम के बाद तकरीबन 2 बजे ये पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद इनको सड़क मार्ग से सुनौली बॉर्डर होते हुए गोरखपुर लाया जाएगा, जहां से एयरक्राफ्ट के माध्यम से इनको पहुंचाया जाएगा इनके गंतव्य तक, महाराष्ट्र तक। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार के साथ उत्तर प्रदेश का राहत आयुक्त कार्यालय संपर्क में है और इसके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के SDM और CO स्तर के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं, जो चितावन मेडिकल कॉलेज में है, जहां पर शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और तमाम सारे जो इस घटना के लोग हैं, जो 16 लोग जो जिनका इलाज चल रहा था, उनसे उनकी बातचीत भी हो गई है। तमाम सारे भारत सरकार के अफसर भी वहां पर पहुंचे और इन तमाम लोगों को मदद देने के लिए लगातार वहां पर काम किया जा रहा है। अब ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इससे पहले सुनौली बॉर्डर पे 6 बसें लगा दी गई हैं और साथ साथ 11 एम्बुलेंस वहां पे तैनात कर दी गई हैं कि जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ साथ जो अन्य इनके साथ में जो 3 बस इन लोगों ने की थी, जो
लोग गए थे यहाँ पर घूमने के लिए, तो उन लोगों में कोई 51 लोगों का एक दल यहाँ पर पहले ही पहुंच रहा है। उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर बॉर्डर पे कर दी गई है। और ये सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को, जो घायल लोग हैं, उन लोगों को इलाज प्रॉपर मिले, उनको यहाँ कैसे भारत लाया जाए, भारत के बाद उनको उनके गंतव्य तक, महाराष्ट्र तक पहुंचाने के लिए तमाम सारे व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई हैं। यहाँ का राहत आयुक्त कार्यालय लगातार इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहा है उत्तर प्रदेश का। और ये जो वहां पर उच्च अधिकारी वहां पहुंचे हैं, एसडीएम और सीओ, उन लोगों ने सभी लोगों से मुलाकात की है वहां पर। और साथ साथ वहां पर जो तैनात भारत सरकार के अधिकारी थे, दूतावास के अधिकारी थे, उन लोगों ने पूरी मदद की। नेपाल सरकार से जो चीजें जरूरी थी वो चीजें वहां पर संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। अब पोस्टमार्टम के बाद जो 27 लोगों की मृत्यु हुई है उनको लाया जाएगा, उनके परिजनों को सौंपा जाएगा यहाँ लाकर एयरक्राफ्ट के द्वारा। फिर विकास, बिल्कुल, और बताया जा रहा था कि जो एक यात्री है वो अभी लापता है, तो क्या अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है लगातार? जी बिल्कुल, उसके ढूंढने का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसमें 27 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई थी, 16 लोग मिल गए थे इसमें, और जिनका इलाज चल रहा था वहां के मेडिकल कॉलेज में। एक महिला मिसिंग है जो अभी तक नहीं मिली है, उसको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो भी उसकी सूचना होगी तत्काल वो दी जाएगी, राहत आयुक्त कार्यालय के द्वारा बताया गया है इस बात में। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उतना महत्वपूर्ण हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता विकास सिंह बता रहे थे किस तरीके से जो नेपाल बस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं और साथ ही साथ जिनकी मृत्यु हुई है, उनके शवों को पहले गोरखपुर एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा और उसके बाद उन्हें उनके शवों को महाराष्ट्र भेजा जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज़ पर।